नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटी विषय में हम पहुंच चुके थे और आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह हम जुडिशियरी की बात करेंगे। खास करके जब हम जुडिशियरी की बात करेंगे तो हमारा पूरा फोकस जो होने वाला है वो बिहार में न्यायपालिका की क्या व्यवस्था है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक ओवरऑल समझ लेते हैं चीज़ों को, चूंकि प्रश्न यहां से आए हैं। जैसे कि आप यहां पर पिरामिड देख रहे हैं, ठीक इसी से प्रश्न आया है। 3 स्तर को लेकर के बात किया गया है, यानी कि यहां पर सबसे टॉप पर जो देखने को मिलेगा वह कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहां पर अगर देखेंगे तो ये हाई कोर्ट्स है, यानी कि विभिन्न राज्यों के जो संबंधित हाई कोर्ट्स होते हैं वह मिडिल में आएगा। और सबसे नीचे कौन आएगा? अधीनस्थ न्यायालय, है ना, जो कि जिला स्तर पर लगभग होता है। तो कुल बात जो यहाँ पर है, सबसे पहले आपको ये पिरामिड पता होना चाहिए, जो कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट को देखने वाले जो होते हैं वो सीजीआई होते हैं, मुख्य रूप से अगर कहा जाए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो शीर्ष पदाधिकारी इसके होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि जब हम ये बात करते हैं कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की, तो हमने देखा कि विधायिका का काम क्या था? नीति निर्माण करना, पॉलिसी मेकिंग का काम करना। कार्यपालिका एग्जीक्यूशन का वर्क करती थी। वह जो विधायिका ने नीति निर्माण करके दिया है उसको धरातल पे उतारने का काम, कैसे लागू किया जाएगा, इन सब चीजों को देखने का काम। और न्यायिक व्यवस्था जो यहाँ पर ये तीसरा आधार है डेमोक्रेसी का, उसका काम क्या है कि विधायिका में अगर कोई भी काम, कोई भी लॉ ऐसा हुआ है जो संविधान के सम्मत नहीं है तो उसको अवैध करना, उसके त्रुटि को सुधारना। अगर वहाँ पर कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह नागरिकों के अधिकार का हनन किया जा रहा है तो उसका रक्षा करना, या कोई व्यक्ति विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा संपादित किए हुए कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुल मिलाकर के कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको लिए सजा व्यवस्था भी देना। तो मामला समझ में आ गया। न्यायपालिका दरअसल होता क्या है? राज व्यवस्था और लोकतंत्र का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे किंतु अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर कार्य करता है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय की हमने सबसे पहले चर्चा क्यों किया? क्योंकि हम बिहार में न्यायपालिका को पढ़ रहे हैं, तो पटना हाई कोर्ट हमारे चर्चा का विषय यहाँ पर रहने वाला है। तो राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जब बात की जाएगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई क्षेत्रीय ब्रांच है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है। कई बार बातें कही गई है कि अलग खंडपीठ बना देना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न और मैं देखा हूं कि पीसीएस में पूछा जाता है कि ये जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, मान लीजिए जैसे कि बिहार में एक हाई कोर्ट है जो कि पटना हाई कोर्ट है, लेकिन यहां पर एक बात समझना पड़ेगा कि क्या पटना हाई कोर्ट का अलग अलग खंडपीठ बन सकता है, यानी कि क्षेत्रीय न्यायपालिका बनाया जा सकता है हाई कोर्ट का? तो जवाब देना है कि हाँ, बन सकता है, जिस बात को लेकर के मांग भी की जा रही है। बिहार में ही मांग चल रहा है कि पटना हाई कोर्ट का एक खंडपीठ होना चाहिए, जो कि दरभंगा या पूर्णिया को लेकर के बातें की जा रही है। मुख्य रूप से दरभंगा की बात की जा रही है कि वहां पर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चलिए। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, अमूमन क्या होता है कि हाई कोर्ट उस राज्य की राजधानी में होता है, लेकिन ये चीज आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं देखने को मिलेगा। कई और ऐसे राज्य हैं, तो वहां पर देखेंगे लखनऊ में ना होकर के इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बेंच जो है खंडपीठ वो लखनऊ में भी बैठती है। मामला समझ में आ रहा है? दूसरी बात, एक और प्रश्न आता है, आपसे बहुत डिटेल से नहीं पूछा जाता है पीसीएस में। अगर यूपीएससी का एग्जाम होता फिर हम बहुत डिटेल से आते, लेकिन पीसीएस में यह पूछा जाता है कि क्या एक हाई कोर्ट जो है एक से अधिक राज्य का काम देख सकती है? जवाब है हाँ, कई ऐसे हाई कोर्ट हैं इस देश में जो एक से अधिक राज्यों का काम देखती है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में एक दो नाम मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है हमने मुख्य बातें जो है उसको समझ लिया। अब न्यायपालिका की संरचना को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा है, भारत में परिसंघात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद यहाँ पर संघ और राज्य दोनों के लिए संविधान में एकल न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मामला समझ में आ रहा है? क्या कहा गया है? संघ और राज्य दोनों के लिए। तो यहाँ पर राज्य की जो बात की गई है, इसका तात्पर्य यहाँ पर हाई कोर्ट से लेकर के दिया गया है। ठीक है, तमाम राज्य को उसके हाई कोर्ट्स दिए गए हैं। संविधान के अनुसार अगर बात किया जाए तो वे न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ और उसके नियंत्रण के अधीन हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था भी अगर आप देखेंगे तो वह राज्यों के अधीन ही आता है। तो कुल मिलाकर के हम जो है यहाँ पर उच्च न्यायालय को विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और पटना उच्च न्यायालय की चर्चा करेंगे क्योंकि वह महत्वपूर्ण है, वहां से प्रश्न आता है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु, ध्यान दीजिए ये बात मैंने पहले
कहा था कि प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 214। और अनुच्छेद 231 क्या कहता है? इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह, ध्यान दीजिए जो बात मैं पहले बता चुका हूं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। यह कहां से दिया गया? अनुच्छेद 231 से। शक्ति किसको दिया गया? पार्लियामेंट को दिया गया है, उस राज्य के विधानसभा वगैरह को नहीं है, ठीक है। और यहां पर अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं। ध्यान दीजिए, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल देखा जाए तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर, यही तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं, जिनके पास अपना हाई कोर्ट है। क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर तो पहले एक राज्य ही था ना, अब बाद में 2019 में उसको 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ला करके उसको क्या कर दिया गया? यूटी बना दिया गया और लद्दाख उससे बाहर कर दिया गया। नहीं तो पहले स्टेट था, इसीलिए उसके पास था। तो केवल उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के पास अपना हाईकोर्ट था, लेकिन ये मामला अब बदल गया है, ठीक है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनसे मिलकर के होता है, जैसे कि पटना हाईकोर्ट का भी देखने को आपको मिलेगा। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये कई बार पूछा जा चुका है। वह नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति। तो भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या क्या अलग अलग हो सकती है? निश्चित तौर पर अलग हो सकता है, ठीक है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जज होंगे उनकी संख्या कुछ और है, पटना हाईकोर्ट में कुछ और है, दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ और है, ठीक है, ये हो सकता है। मूल संविधान के अनुसार यहाँ पर कुछ बातें और कहा गया है कि न्यायाधीश की 60 वर्ष की आयु तक जो है वो पद पर रह सकते हैं, यानी कि रिटायरमेंट का एज। किंतु 15वां संविधान संशोधन किया गया और 15वां संविधान संशोधन करके ये बताया गया कि ये जो रिटायरमेंट की अवधि है वह 62 वर्ष कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यदि 60 वर्ष आप कहा जाए तो वो कॉमन सेंस यहाँ नहीं लगाना है कि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट का एज जो है वो 60 वर्ष है तो न्यायाधीश के लिए भी होगा। नहीं, पहले था मूल संविधान में, लेकिन 15वां संविधान संशोधन हुआ और 2 साल और बढ़ा दिया गया आयु को, तो ये 62 वर्ष अब हो गया है। अब यहाँ पर कुछ बातें देखते हैं। निषेधाज्ञा कानून न्यायालय की स्थापना करने वाला राज्य जो है वह बिहार है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं। भारत की पहली जनहित याचिका, जनहित याचिका मतलब समझते हैं ना, PIL जिसको कहा जाता है, फेमस है, यानी कि ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और वो अशिक्षित भी है, न्यायालय तक किसी भी हिसाब से नहीं पहुंच पाता है, तो PIL की सुविधा दी गई, यानी कि उसके एवज में कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति उसके मुद्दे को लेकर के अदालत पहुंच सकता है। ठीक उदाहरण एक समझाता हूं, समझ जाएंगे अभी आप। जैसे कि समझिए, अभी बिहार में SIR का मुद्दा चल रहा है ना, वह वोट का निरीक्षण करने का पुनर्निरीक्षण वाला मुद्दा चल रहा है। अब देखिए, इसमें से कई लोगों का नाम कट गया। वही लोग गरीब थे, जानकारी नहीं था, लीगल सर्विस उनके पास नहीं था, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने इनके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर दिया। मामला समझ में आया? तो ये चीजें होता है PIL, ठीक है। तो भारत की पहली जनहित याचिका जो है हुसैपारा खातून बनाम बिहार सरकार है। अब सोचिए अपने आप में कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसीलिए इसको आप नोट करके रख लीजिए कि ये पूछा जाता है। इसकी जो है याचिकाकर्ता वकील थी पुष्पा कपिला हिगोरानी, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये पहले आ चुका है प्रश्न में, ठीक है। 9 मार्च 1979 को उच्चतम न्यायालय में यह याचिका दायर किया गया था। डेट भी पूछा जा चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस PN भगवती के ऐतिहासिक फैसले के तहत बिहार सहित एक साथ देश के 40,000 कैदियों को रिहा किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है किस मामले से जुड़ा हुआ ये PIL है, ध्यान रखना है। और पुष्पा कपिला हिंगोरानी को भारत की क्या कहा जाता है, जनहित याचिका की जननी इसलिए कहा जाता है, जो कि पहले यही रही थी। मामला समझ में आ गया, ये वकील हुआ करती थी, तो ये ध्यान रखिएगा। और केस ये था, अगर केस पूछा जाता है तो ये स्लाइड आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं। अब जरा मैंने पहले कहा था कि हम बिहार की चर्चा करेंगे तो पटना हाईकोर्ट निश्चित तौर पर हम देखेंगे ही। पटना हाईकोर्ट का देखा जाए तो बिहार को न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर हम मान के चलेंगे, सबसे टॉप पर यही रहेगा हाईकोर्ट में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी, तो 100 साल पूरा हो गया ना 2016 में, यह भी ध्यान रखना है। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड चैम्प्स चामियर थे, ये ध्यान रखिएगा, ये नाम न्यायमूर्ति यहाँ पर ये कौन से हैं, ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश इंडिया की बात की जा रही है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश को लेकर के, ये पहले पूछा जा चुका है तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब इनका कार्यकाल 1 मार्च 1916 से लेकर के कहाँ तक था, 30 अक्टूबर 1917 तक, ये कार्यकाल भी ध्यान रखना होगा आपको। और स्वतंत्र भारत में जब देश आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत में अगर देखा जाए तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल यहाँ पर हुए। तो ये दोनों फैक्ट, पिछला
और ये दोनों फैक्ट, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद की क्या स्थिति रही है ये दोनों आपको ठीक से पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल जो है वह 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक रहा था। तो देखिए 48 है ना, 47 में देश आज़ाद हो चुका है, उसके बाद है। और बिहार में सर्वप्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति जो हैं श्रीधर वासुदेवा सोहनी थे। बहुत फेमस ये नाम रहा है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि चर्चित व्यक्ति रहे हैं, तो ये थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा। लोकायुक्त न्यायमूर्ति हैं और सर्वप्रथम ये रहे हैं, ठीक है, जिनका कार्यकाल 28 मई 1971 से लेकर के 27 मई 1978 तक यहाँ पर रहता है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के समय पटना उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में कौन कौन आता है, देखिए यहाँ पर बिहार उड़ीसा दोनों और आज का झारखंड भी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त रूप से एक ही प्रांत थे। तो उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से? 1936 में अलग हुआ ना। तो जाहिर सी बात है अगर 1936 में हुआ और पटना हाईकोर्ट उससे पहले ही यहाँ पर स्थापित हो गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ इस बात से तो हम समझ सकते हैं ना कि 1936 तक उड़ीसा का भी जो काम होता था वो कब होता था, ये पटना हाईकोर्ट के साथ ही। चूंकि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हो चुका था, 3 फरवरी 1916 को ही, और 36 तक उड़ीसा रहा है बिहार के साथ। तो ये मामला समझ में आ जाएगा, गड़बड़ तो नहीं करेंगे। क्योंकि ये प्रश्न घुमा के थोड़ा सा पूछा जाएगा, तो बस ये नहीं करना है कि पलटी मार जाना है कि जैसे कुछ घुमाया कि बस गोल हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 1936 होगा। 1936 ईस्वी में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद इसका कार्यक्षेत्र केवल बिहार तक सीमित रहा। केवल बिहार तक सीमित रहने का तात्पर्य झारखंड वाला भी लेकर के चलना है, ठीक है, क्योंकि झारखंड फिर 2000 ईस्वी में अलग होता है, ध्यान रखना। पटना उच्च न्यायालय में आसीन होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है माननीय न्यायमूर्ति रेखा दोषित थी। तो ये पहली महिला रही हैं, ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको नोट करके चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अगर देखेंगे, ये अभी बदल चुके हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी ये नहीं है, क्योंकि एक जो अभी पंचोली साहब थे वह भी आपको जा चुके हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। ये पिछले थे, अभी वाले भी बदल गए हैं। इस फैक्ट को बस चेंज आपको कर लेना है। अभी कार्यवाहक आ जाएंगे, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम के ठीक आपके 10-15 दिन अपडेट हुआ है, तो अभी नहीं होगा। तो अभी मुख्य न्यायाधीश नए नहीं आए हैं। पंचोली साहब आप जानते हैं ना कि अभी कॉलेजियम ने उनकी सिफारिश कर दी है, तो ये फैक्ट यहाँ से हटा दीजिएगा। अभी जो भी नए आ जाएंगे मुख्य रूप से, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय ने भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिए हैं। अब यहाँ पर एक जो है, यहाँ पूछा क्या गया है, भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI। और अभी का एक प्रश्न आ सकता है कि पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं पंचोली, जस्टिस पंचोली, वह कहाँ पर आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। माननीय न्यायमूर्ति श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा भारत के 6वें मुख्य न्यायाधीश बने, और माननीय न्यायमूर्ति श्री ललित मोहन शर्मा जो है भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और अभी जो पटना हाईकोर्ट से कॉलेजियम ने जिसका ट्रांसफर करके दे दिया है, गुजरात के हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, वह 2031 में, ध्यान रखिएगा, 2031 में वो भारत के CJI बन जाएंगे। सीनियरिटी के मामले में अगर देखा जाए तो वो 57वें नंबर पर है, ठीक है। तो इस लिहाज से वो 2031 में बनेंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने भारत को 3 मुख्य न्यायाधीश दिया। ये 2031 में हम कह पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये फैक्ट मैं अलग से बता देता हूं, क्योंकि उन पर मैं पढ़ रहा था, तो ये अलग से जानकारी हो सकता है यहीं से आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, ठीक है। अभी मुख्य न्यायाधीश का कार्यवाहक है, मुख्य जब आ जाएंगे कोई, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। महाधिवक्ता का पद निश्चित तौर पर समझ लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 156 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अहर्तित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। अब यहाँ पर 2 शब्द है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि किसी व्यक्ति को, देखिए पॉलिटी कैसे काम करता है, संविधान कैसे, पॉलिटिकल साइंस कैसे काम करता है, कहा गया किसी व्यक्ति को। तो आप प्रश्न करेंगे कि क्या मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए कि क्या कहा गया है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अहर्त, यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो व्यक्ति बन सकता है उसके बराबर की कोई योग्यता है, उसमें से ही किसी को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। मामला समझ में आया? इसलिए कहते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो बिटवीन द लाइन स्टडी करना आना चाहिए। क्यों, कई बार लोग बुक्स पढ़ते रहते हैं, टेक्स्ट बुक, और उलझे रहते हैं। यही शब्द आपको किसी व्यक्ति में उलझा देता, प्रश्न इसी को ठीक से बना देता, तो आप उलझ जाएंगे। तो अब ध्यान रहेगा ना, ये अनुच्छेद 165 अहर्ता क्या है, ध्यान रखिएगा, कौन करेगा, राज्यपाल। किस राज्य के, संबंधित राज्य के, ठीक है। केंद्र के महान्यायवादी के समरूप, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, यहाँ पर राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता। किसी भी स्टेट में, सिर्फ बिहार की नहीं बात है, किसी भी स्टेट में, ठीक है। समरूप राज्य के महाधिवक्ता होता है, यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। ये कहाँ का, केंद्र का। तो ये कहाँ का,
उच्चतम विधि अधिकारी कहाँ का? राज्य का। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर क्या दे? सलाह दे और विधिक रूप से अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करते हैं। कौन? राज्यपाल। और उन कृत्यों का निर्वहन भी करे जो उसको उस अन्य विधि द्वारा उसके अधीन जो है वह प्रदान किया गया। कुल मिलाकर के सीधे मोटे तौर पर ये जो किताबी भाषाएं हैं उससे हट जाइए। कुल मिलाकर के इनका काम ये होता है महाधिवक्ता का कि राज्यपाल जो चीज़ों को लेकर के उनसे सलाह वगैरह मांगते हैं, कुछ कार्य देते हैं, वह करना ही पड़ेगा उनको। और सरकार जो उस राज्य की सरकार है वह अगर विधि संबंधी किसी विषय पर सलाह मांगती है तो निश्चित तौर पर उनका कर्तव्य है। विधिक रूप से कई ऐसे काम हो सकते हैं जो राज्यपाल द्वारा समय समय पर उनको दिया जाएगा, वह भी उनको कहना है। क्यों? क्योंकि उस राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफिसर कह सकते हैं, वो महाधिवक्ता होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के क्या है? प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा और ऐसा प्राथमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न क्या होता है? शब्द का मतलब, इस शब्द का मतलब है कि राज्यपाल की महिमा पर टिके हुए हैं, यानी कि राज्यपाल यदि चाहें तो इनको पद से क्या कर सकते हैं? विमुक्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य हुआ। ठीक है, और अनुच्छेद 177 जो होता है इसके अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में क्या करना है? ध्यान से देखिए, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहली चीज क्या है? 177, ये ध्यान रखना है। महाधिवक्ता को राज्य के विधानसभा में क्या क्या करने का? बोलने और उसके कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन ध्यान देना है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। समझ में आया? यानी कि ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा जा चुका है कि फिर आगा कह रहा हूं। अनुच्छेद 177 संविधान का यह कहता है कि कोई भी किसी भी राज्य के महाधिवक्ता होंगे वो राज्य विधानसभा में क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं, लेकिन किसी जरूरी विषय पर मतदान नहीं कर सकते। ये अधिकार उनको नहीं दिया गया है संविधान के 177। तो अगर इससे घुमा फिरा के कुछ भी विकल्प बनाए तो आपको पता होना चाहिए, आप गलत करके नहीं आएंगे। तो महाधिवक्ता का पद अब आप समझ गए कि सर्वोच्च विधि अधिकारी उस राज्य के होते हैं। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इससे कई बार प्रश्न आया है, थोड़े से अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और पटना हाईकोर्ट के लेकर के अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आएगा तो पटना हाईकोर्ट और महाधिवक्ता, खास करके महाधिवक्ता से। ठीक है, तो वो सारी जानकारी जो है अनुच्छेद जितना बता दिया हूं बस तैयार करके जाइएगा। आप पिछले 20 साल का क्वेश्चन लगा के देखिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं, आपका सभी समाधान हो जाएगा। एक दो प्रश्न अगर छूट गया है तो उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करना है। 150 प्रश्न है, कट ऑफ जो है 90 के आसपास आएगा, तो ज्यादा परेशानी नहीं होना है। ठीक है, यानी कि एक दो प्रश्न के लिए पूरा जो है 10 दिन पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम का ही 10 दिन बचा है, तो जरूरी एग्जाम के लिए क्या है उसके हिसाब से पढ़िए। ठीक है, अब आप लोग के कौन कौन टॉपिक बच गए हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, ताकि एग्जाम के कुछ दिन हैं तो मैं उस पर चर्चा कर लूँ। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।